हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। और लर्निंग ऐप जो हमारा प्ले स्टोर पर है उसका भी नाम ड्रीम क्लासेस पे है, ठीक है। तो आज हमारे साथ बच्चे दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, ड्रीम क्लासेस से भी जुड़े हुए हैं और ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, आज एक स्पेशल क्लास है। स्पेशल होने का रीज़न क्या है? क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको क्लास तो करवाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाते भी हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो चैप्टर वाइज नहीं करवाते। कहते हैं सर बुक से पढ़ लेना, बाबू बुक से पढ़ लेना। हमारा कहना है नहीं, सबसे बड़ा एरिया तो सर ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। 35 क्वेश्चन, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन। तो मेरा कहना है कि ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। और काफ़ी लंबा क्लास आज चलने वाला है, ठीक है। थोड़ी गर्मी है पर फिर भी क्लास को आज हम लोग करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद एक हमारा स्पेशल क्लास और होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारा विद्युत आवेश और क्षेत्र है, पहला चैप्टर। उसमें हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन का एक स्पेशल क्लास रखेंगे, जिसमें जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम करेंगे अगले क्लास में। तो फिलहाल आज ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। और देखिए किस तरह से आज का क्लास होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखूँगा, ठीक है। इसके 4 विकल्प भी मैं आपको ही दूंगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए 10 से 15 सेकंड आपका टाइम दिया जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको आंसर देना है। फिर जब आप आंसर दोगे फिर बाद में मैं टिक लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस चलेगा। लगभग में 1 घंटे की एक स्पेशल क्लास है आज हमारे साथ। बिल्कुल भी आंखें बिल्कुल बोर्ड पे गड़ा के रखिएगा, कहीं मत जाइएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे हम रखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए गेस करके लेकर आए हैं, बहुत ही हाईलाइटेड। अगर इतना आज आपने कर लिया तो समझिए लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव कवर हो गया। पहला सवाल, रेडी हो? चलिए, पहला जो सवाल है बाबू, ये हमने रखा है कि 1 कूलाम आवेश का मान ज्ञात करें, ठीक है। हमने क्वेश्चन रखा है कि 1 कूलाम, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं दिक्कत होगा बच्चों को। चलिए, ऑप्शन भी रहेगा, मन दिमाग में निकाल के रखिए कि क्या आंसर होगा। 1 कूलाम आवेश का मान ज्ञात करें। पेन और पेपर लेकर बैठेगा सब जी। 1 कूलाम आवेश का मान ज्ञात करें। पहला विकल्प जो हम आपको देना चाहेंगे वो है 3 × 10⁸, ठीक है। दूसरा जो विकल्प हम आपको देंगे 3 × 10⁹। तीसरा जो विकल्प हम लोग देना चाहेंगे 8.85 × 10⁻⁻12। और चौथा जो आखिरी विकल्प होगा ये हमारा नन ऑफ दीज होगा। चलिए, हमारे साथ स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि ये एक स्पेशल क्लास है और उम्मीद है कि आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाएगा अपने दोस्तों के साथ। आप ज़रूर शेयर करोगे, कम से कम एक स्टूडेंट 100 अपने 100 दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करेगा, लाइक का बटन करेगा। और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको ड्रीम क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे रेड कलर पर लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, उसके बाद बगल में घंटा का बटन बन रहा होगा, बेल बटन, वो दबाइएगा जरूर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा जी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे रख चुके हैं जी कि 1 कूलाम आवेश बराबर का मान याद करें, ठीक है। 1 कूलाम आवेश कितने ESU के बराबर होता है, ये ऑप्शन में आपके 4 विकल्प हमने रख दिया है। चलिए, 1 कूलाम आवेश का मान याद करें जी। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा हम लोग चैट पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस कारण से मैं कुछ बच्चों का देख रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे बी पर ज़्यादा जोड़ कर रहे हैं। कोई बच्चों ने सी को भी टिक लगा रखा है। लेकिन जो रियल आंसर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पढ़ाया भी है कि 1 कूलाम आवेश की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁹ होती है। पेन और पेपर लेकर बैठिएगा आज की क्लास में, वरना नहीं करिए क्लास, ठीक है। पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन कर देंगे आज की क्लास में। समय जो लगे लेकिन कर देंगे आज, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल। जो स्टूडेंट पेन और पेपर लेकर नहीं बैठ रहा है वो नहीं क्लास करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है कि विद्युतशीलता, आपने नाम सुना होगा, विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। पहला विकल्प हम रखेंगे न्यूटन इनवर्स,
m टू दी पावर 2 c इनवर्स 2। दूसरा ऑप्शन रखेंगे n इनवर्स m इनवर्स 2 c टू दी पावर 2। तीसरा रखेंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, या एन एम टू दी पावर 2 सी इनवर्स 2। और चौथा जो हम ऑप्शन रखेंगे ये हमारा होगा नन ऑफ दी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा जी विद्युतशीलता का? ए बी सी डी 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। जो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मैं देख पा रहा हूँ कि आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। चलिए बहुत अच्छा कि आप लोग आंसर इतना स्पीड दे रहे हो, बहुत अच्छा सवाल है जी। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम रख चुके हैं। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा? बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा जी? हो गया आंसर? चलिए क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। देखिए जी इसका आंसर बी होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो जल्दी से नोट करिएगा, एन इनवर्स एम इनवर्स 2 और सी स्क्वायर। और देखिए एक बात और, जिस बच्चे को आज के क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स होता है ना, आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, वो इस क्लास को पूरे लास्ट तक अटेंड करिए। क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले हम आपको बताएंगे कि वो आज के क्लास की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पीडीएफ देंगे, उसको डाउनलोड करके फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं, लेकिन वो उसी बच्चा को मिलेगा जो आज क्लास अंत तक करेगा। क्योंकि कब अनाउंसमेंट हम कर दे बीच में कि हाँ जी ऐसे मिल जाएगा आपको पीडीएफ, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको पक्का प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप क्लास पूरा अटेंड करिएगा तो बीच में हम पीडीएफ का डिस्कस करेंगे कि आपको वो कहाँ से मिलेगा। तीसरा सवाल, तीसरा जो सवाल है बाबू, तीसरा सवाल है, लिखना स्टार्ट कर दो कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब चार्ज किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? लिख दो जल्दी से। सवाल बहुत अच्छा हमने रखा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा। पहला विकल्प हम रखना चाहेंगे कि सर द्रव्यमान जो है ना, मास जो है वो बढ़ता है। दूसरा कहेंगे नहीं, मास घटता है, ठीक है। तीसरा कहेंगे कि अचर रहता है, अचर रहता है मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। और चौथा जो हम कहना चाहेंगे डी नंबर ऑप्शन, कि ए और बी दोनों मतलब बढ़ता भी है और घटता भी है। चलिए जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। तीसरा का क्या आंसर होगा जी? ए बी सी डी, ए और बी दोनों, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। बहुत मज़ेदार सवाल आपके स्क्रीन पे हमने रखा है, ठीक है, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। मज़ा आ रहा है आज के क्लास में? हाँ, आज भीड़ से ही लग रहा है कि आज मज़ा आ रहा है सबको, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव की क्लास है ना, आज तो कहीं छोड़कर जाओगे नहीं आप, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है आज कहीं नहीं जाएगा कोई स्टूडेंट। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। ये एक क्यूज समझ लीजिए, एक प्रतियोगिता समझ लीजिए, ठीक है, एक दौड़ है, क्योंकि आंसर बहुत जल्दी जल्दी बच्चे दे रहे हैं। और जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो हमारा डी होगा, ठीक है, कि ए और बी दोनों, यानी इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड करेगा कि किस वस्तु को हम आवेशित कर रहे हैं। हमने पढ़ाया था ना कि जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, ये वस्तु बताएगा, ठीक है, कि हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, ये वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वस्तु है कौन सा जिसको हम आवेशित कर रहे हैं। यानी देन करेक्ट आंसर इज द डी, ए और बी दोनों। चलो चौथा सवाल, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है? हाँ आज मज़ा आ रहा है नहीं। चौथा सवाल, चौथा सवाल है स्थिर वैद्युत क्षेत्र
स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? पहला ऑप्शन रखेंगे, पहला हम कहेंगे संरक्षी, ठीक है, पहला ऑप्शन कहेंगे संरक्षी, दूसरा कहेंगे असंरक्षी। देखिए यही प्रक्रिया हमेशा होगा, पहले आपको बुक सॉल्यूशन करवाएंगे, फिर न्यूमेरिकल की लाइव क्लास होगी, फिर ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास होगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन का लाइव क्लास होगा, तब चैप्टर खत्म होगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको बीच में ही आते रहेगा, ठीक है। असंरक्षी, तीसरा जो हम कहेंगे ए और बी दोनों, और चौथा जो हम कहेंगे ये हमारा होगा नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर चौथा, संरक्षी, असंरक्षी, ए और बी दोनों या नन ऑफ दीज, कोई नहीं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है जी? बहुत अच्छा सवाल ये रखा है हमने आपके सामने। चलिए आंसर बता दें, क्योंकि आंसर तो फटाफट जैसे हम लिखते हैं आंसर आना शुरू हो जाता है, ABCD, ठीक है। और आज भीड़ भी काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव है हमारे साथ। कल की क्लास नहीं हुई थी, हाँ जी कल की क्लास नहीं हुई थी, मैं मान रहा हूँ इस बात को, ठीक है, इसके लिए सॉरी कि कल की क्लास नहीं हुई थी, लेकिन क्लासेस रेगुलर होगी। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको एकदम फेस टू फेस, ताकि आपको बुरा ना लगे। अगर आप एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं ना, ठीक है, तो यूट्यूब से काफ़ी गुना ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करें और वहाँ पे कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ से कई गुना ज़्यादा फैकल्टी वहाँ पे प्रोवाइड करें। वहाँ नोट्स भी रहेगा, टेस्ट वगैरह वगैरह वो सब होते रहेगा, वहाँ लाइव टेस्ट वगैरह भी और लेंगे, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है, बिल्कुल सही आंसर 4 का ए हमारा होगा, संरक्षी। नोट करिएगा। पाँचवा सवाल आपके स्क्रीन पे हम रखने के लिए रेडी हैं। रेडी? पाँचवा क्वेश्चन है जी कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम ER कहते हैं, साइलेंट नोट R, ठीक है, ER हो सकता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं साइलेंट R से, हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये हम ऑप्शन रखना चाहेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन रखेंगे कि ये -1 होगा, दूसरा ऑप्शन हम रखना चाहेंगे कि ये 0 होगा, तीसरा ऑप्शन हम रखना चाहेंगे ये 0.5 होगा, और चौथा जो ऑप्शन हम रखना चाहेंगे कि ये ओनली 5 होगा, नोट 0.5 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ABCD, किसी विद्युत रोधी माध्यम की परावैद्युता हो सकती है, क्या हो सकती है जी? ABCD 4 विकल्प। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है और वो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो यदि इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट एरिया नहीं था और ऑब्जेक्टिव वहाँ से पूछा जाता है, इसलिए हमने रखा है, ठीक है। और देखिए ज़रूरी नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव में, उसको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का एरिया बहुत ज़्यादा है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, इसमें ऑब्जेक्टिव का जो है ना बहुत ही डिमांड है जी। बिल्कुल, आंसर मैं आप लोग का देख रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा हम लोग कमेंट पर ध्यान देंगे तो पढ़ाना बिल्कुल कम हो जाएगा। पता चला कि आधा 1 घंटे की क्लास में 15 क्वेश्चन ही हो पाया, ठीक है, तो वो आप लोग मैनेज कर लेना। करेक्ट आंसर जो होगा D हमारा करेक्ट आंसर होगा 5, ठीक है। छठा सवाल, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है जी, छठा जो क्वेश्चन है, हाँ, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, और जो विकल्प हम आपके सामने रखना चाहेंगे वो इस तरह से है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, पहला ऑप्शन रखेंगे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा हम जो रखेंगे वो कहेंगे 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा जो रखना चाहेंगे
2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और चौथा जो ऑप्शन हम रखना चाहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, मतलब इसमें से किसका अस्तित्व जो है वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा हो ही नहीं सकता है फिजिक्स में। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा होगा जी? ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर फिर भी कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। जल्दी से बताइएगा, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा, बताइएगा ज़रूर। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ये 6ठा सवाल है जी, बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है बहुत सारे स्टूडेंट का, और सीधे सीधे हम टिक मार के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतना हाईलाइटेड क्वेश्चन है नहीं, पर फिर भी अगर पूछ दे तो ये हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2.4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये उतना हाईलाइटेड क्वेश्चन है नहीं। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, और ये हमारा क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन, मुक्त आकाश की परावैद्युता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है, इसको इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है, और जैसा कि हम ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रखने वाले हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 9 इंटू 10⁹ mf इनवर्स। दूसरा ऑप्शन हम रखेंगे कि 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, दूसरा जो ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तीसरा जो ऑप्शन है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम, सॉरी एफएम इनवर्स। और चौथा जो ऑप्शन है हम कहेंगे नन ऑफ दीज। बता दो जी क्या आंसर होगा। मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है, बहुत अच्छा, ये वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब तो बता दो, मुक्त आकाश की परावैद्युता, क्वेश्चन नंबर 7वां जो आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है, ABCD। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है, और मैं देख पा रहा हूँ कि इसका आंसर आना भी शुरू हो गया, और बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही सही आंसर दे रहे हैं जी, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही सही आंसर दे रहे हैं कि जो आंसर है सर ये होगा वो होगा जो भी है। ठीक है, लेकिन जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। ये ऑब्जेक्टिव की स्पेशल क्लास मैंने लगाई है आज आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आप बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे हो, मज़ा आ रहा है आज, नहीं? हाँ जी, हाँ चलो बहुत अच्छा, थैंक यू। ये हमारा 7 का C होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 FM इनवर्स। ठीक है, 7 का C। कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो जल्दी से ले लो, वरना हम फिर इसको पूरा मिटा देंगे। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है फटाक से ले लो, मैं हट गया हूँ, ले लो जल्दी से। क्लियर है? ओके चलो, 7 क्वेश्चन हो गया, आज बहुत बड़े एरिया को कवर करेंगे। क्लियर? इतना रट लो, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ। एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव को बताते चलिए, तो मैं उसको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, बाबू अगर मैं एक एक ऑब्जेक्टिव को बताना स्टार्ट कर दूँ ना, तो 5 ऑब्जेक्टिव की एक वीडियो बनेगी, तो 40 ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूँ, तो 8 वीडियो ऑब्जेक्टिव की बनेगी, क्योंकि एक वीडियो पर, एक ऑब्जेक्टिव पर 5 मिनट भी तो टाइम देंगे ना, 4 मिनट तो हो गया। 10 ऑब्जेक्टिव की अगर एक वीडियो बनती तो 5 ऑब्जेक्टिव, 4 वीडियो में एक पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म होगा। मेरे हिसाब से समय की बर्बादी है, क्योंकि सिलेबस में तो आपको बता ही रहे एक एक टॉपिक हम, राइट। बाकी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा थोड़ा मैनेज करते चलो, हो जाएगा काम। 7 क्वेश्चन हो गया था। 8वां जो सवाल है,
विद्युत तीव्रता की बीमा क्या है? डायमेंशन, ये आपने 11th में पढ़ा होगा विद्युत डायमेंशन के बारे में। विद्युत तीव्रता की बीमा क्या है? ठीक है, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या है? पहला ऑप्शन हम देंगे ml इनवर्स टू ml t इनवर्स टू I इनवर्स। ठीक है, ml t इनवर्स टू I इनवर्स। दूसरा ऑप्शन देंगे ml t इनवर्स 3 I इनवर्स। तीसरा ऑप्शन देंगे ml स्क्वायर, एक सेकेंड, ml स्क्वायर t इनवर्स 3 I इनवर्स 2। चौथा ऑप्शन देंगे ml स्क्वायर t इनवर्स t स्क्वायर I इनवर्स I2, सॉरी I⁻²। इसमें माइनस कोई भी नहीं है जी चौथा नंबर में। जल्दी से बताना आप लोग को क्या आंसर होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? सारा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, विद्युत तीव्रता की जो बीमा है, ये आपका बी आंसर होगा जी, ml t इनवर्स 3 I इनवर्स। नोट कर लो, ml t इनवर्स 3 I इनवर्स। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा बी होगा। ठीक है, चलो बाबू 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना चाहेंगे हम कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, ठीक है, मतलब उसकी त्रिज्या पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, हम ऑप्शन रख लेंगे, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, पहला ऑप्शन कहेंगे कि उसकी त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन कहेंगे कि उसकी त्रिज्या घटती है। तीसरा ऑप्शन हम कहेंगे कि अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और चौथा ऑप्शन जो कहेंगे कि उसकी त्रिज्या जो है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, शून्य हो जाती है। चलिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, साबुन के बुलबुले को जब हम आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा। ये बहुत अच्छा सवाल, इसको BVI करिएगा, नोट करिए आप लोग। हाँ, जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा है आंसर आना स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि आज एक आप इसको क्यूज की तरह मानकर पढ़ रहे हो, नहीं ग्रैंड क्यूज, क्यूज वगैरह आपने किया है कभी? ये बहुत अच्छा क्लास है आज जी। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट वो भी ले सके। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। मज़ा आ रहा है ना आज? हाँ, अच्छा को आंसर मैंने बताया ही नहीं है बच्चा सोच रहा होगा सर ने आंसर नहीं बताया, अगला क्वेश्चन बताने की बात कर रहे हैं। चलिए, ऐसे कंडीशन में साबुन की त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। क्लियर? जब हम साबुन के बुलबुले को जब आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, इप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होगी। ठीक है, इप्सिलॉन नोट की बीमा है, ऐसे बोलते हैं ना इप्सिलॉन नोट, ये इप्सिलॉन नोट की बीमा। डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है इप्सिलॉन नोट की, पहला ऑप्शन।
बहुत अच्छा सवाल है, इसको BBI करिएगा। M इनवर्स L इनवर्स 3 T3A, ठीक है, T⁻3A। दूसरा ऑप्शन रखेंगे M इनवर्स, थोड़ा लेवल हाई कर रहे हैं हम लोग, बोर्ड से भी ज़्यादा, ताकि काम दे आपको आगे, ठीक है। L इनवर्स 3 T⁴ A⁴ तीसरा ऑप्शन, ठीक है। M0 L0 T0 A0, मतलब सब ज़ीरो, ठीक है। चौथा ऑप्शन रखेंगे कि M⁻3 L इनवर्स 3 T इनवर्स T3 A3, मतलब सिर्फ एक पर इन्वर्स है, L पर, ठीक है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10, डायमेंशन फाइंड आउट करना है एप्सिलॉन नोट का। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD 4 विकल्प आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है और आंसर आना शुरू भी हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग फटाक आंसर दे रहे हो। हाँ, जल्दी बता दो बाबू क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा, रेडी हो? हाँ, ये हमारा बी होगा जी। M इनवर्स L इनवर्स 3 T⁴ A⁴ ठीक है। चलो अगला सवाल करें, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के, ये BBI क्वेश्चन जो मैं अभी लिखा रहा हूं, किसी अचालक पदार्थ के, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर, गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, ठीक है, वह वितरित होता है किस तरह से, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है किस तरह से, और उसका विकल्प हम रखेंगे कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है कहाँ पे, ये सवाल है। तो हम पहला ऑप्शन रखें कि यह सरफेस, सतह पर ही वितरित हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रखेंगे कि नहीं, ये जो है ना, यह सतह के अलावा, सतह के अलावा अंदर भी हो सकता है वितरित। तीसरा ऑप्शन रखेंगे कि नहीं, केवल यह भीतर में ही होगा जी, केवल यह भीतर में होगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चलो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। जल्दी से बता दो। आई थिंक मेरे हिसाब से, अगर मेरा माना जाए तो किसी अचालक पदार्थ के गोले को अगर हम आवेश देंगे, ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ना तो ये सतह पर वितरित होगा, सतह के अलावा केवल भीतर। आई थिंक मेरे हिसाब से जो है ना, इस पर हम लोग लंबा डिस्कस बाद में करेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होना चाहिए, आई थिंक सो। अगर हम किसी अचालक पदार्थ के गोले को अगर हम चार्ज करेंगे तो सतह पर तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके अंदर भी नहीं होगा, उसके भीतर भी नहीं होगा, केवल भीतर भी नहीं होगा। तो या तो वो बाहर भी हो सकता है या तो वो वितरित होगा ही नहीं। यानी आई थिंक मेरे हिसाब से आप डी नंबर आंसर मारो जी। हाँ, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, डी आंसर मारो। बाकी इस पर हम लोग एक दिन, कल जो है, कल के क्लास में थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे, पक्का। ओके, मैं खुद कर दूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट था और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखो मैं पहले ही VVI लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल है कि विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E और
विभव, विभव को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? V के बीच संबंध ज्ञात करें, के बीच संबंध ज्ञात करें। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा सा हमने रखा है कि विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच संबंध। पहला ऑप्शन ये पढ़ाया मैंने आपको क्लास में, E बराबर माइनस dV/dx, पहला ऑप्शन। दूसरा हम रखेंगे दूसरा कहेंगे E बराबर dV/dx, मतलब इस पर माइनस नहीं रहेगा। तीसरा हम कहेंगे V बराबर dE/dx, और चौथा जो ऑप्शन कहेंगे कि V बराबर माइनस dE/dx। चलो ये VVI क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ VVI, ताकि आप इसको इग्नोर ना करो। इस बार के लिए जी बोर्ड परीक्षा, इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए ये हमने गैस किया है। इस पर नोट करिए, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच अगर संबंध ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। आज लंबा क्लास चलेगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा आज की क्लास में। चलो जो आंसर होगा ये ए नंबर होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना। क्लियर है? चलो 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं जी। 13 नंबर क्वेश्चन है, रेडी हो ना? देखते हैं आज एक दिन में पूरा हो पाएगा या नहीं, या 2 क्लास करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन कहेंगे आवेश को, दूसरा विभवांतर को, तीसरा धारा को, और चौथा ऊर्जा को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है जी? क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13 है, जल्दी से बताइएगा। और इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हर छोटा छोटा बच्चा भी इसको जानता है जो 10th 11 में पढ़ता है, क्योंकि 10th में भी ये थोड़ा सा सुना है मैंने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा को मापता है। तो नोट कर लीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, इस पर समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापा जाता है? ऊर्जा को मापता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल है हमने रखा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। पहला विकल्प हम देना चाहेंगे केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। दूसरा हम रखना चाहेंगे केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन हम रखना चाहेंगे कि ए और बी दोनों, मतलब विद्युतीय और चुंबकीय दोनों। और चौथा जो ऑप्शन रखना चाहेंगे ये हमारा होगा नन ऑफ दीज। नोट करिएगा तो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 14 की एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है कौन सा? ए बी सी डी 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल मैंने बहुत अच्छा रखा है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन होगा ना जी, ये हमारा होगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। हम्म 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो है एक स्थिर विद्युत क्षेत्र आवेश जो है, एक सेकेंड, आई थिंक मेरे हिसाब से केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। चलो 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए बात आ रही थी कि सर
हाँ, इसके नोट्स को हम कहाँ से लेंगे? तो नोट्स जब क्लास ख़त्म होगा ना, तो टेलीग्राम आपने सुना है नाम? जैसे व्हाट्सअप फेसबुक होता है वैसे टेलीग्राम होता है। प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम के ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं, ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा, हम दिख जाएंगे वहाँ पे। उसको खोलिएगा, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन रहेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा वो ग्रुप। वो एक चैनल होता है ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपको कंटिन्यू देते रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है टेलीग्राम का, नहीं तो नॉर्मली डाउनलोड करके सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, आ जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या, ये हो गया एक नंबर आंसर। 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के नाविक जहाँ जेड बराबर जो है वो कितना है, 50 है, की सतह पर विद्युत विभव, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, इसको आप वहाँ पे बनाइए। विद्युत विभव होगा क्या? देखिए, जो स्टूडेंट एक एक लेक्चर अगर हमारा नहीं पढ़ा है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव बहुत सारा, वो सिर्फ रट ही सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। विद्युत विभव 80 वोल्ट, दूसरा हमने ऑप्शन रखा 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन हमने रखा 9 वोल्ट, चौथा ऑप्शन हमने रखा 9 इंटू 10⁵ वोल्ट। चलिए, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है जी। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक जिसमें जेड की जो वैल्यू है 50 है, की सतह पर विद्युत विभव होगा कितना? ये 15 नंबर क्वेश्चन है। अभी 5 क्वेश्चन और कराएंगे कम से कम हम, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 40 पॉसिबल नहीं है। मुझे लगा कि हम एक दिन में ही कर देंगे पूरा ख़त्म, लेकिन देखिए लगभग में 40-45 मिनट का क्लास हो गया है और अभी भी 15 ही क्वेश्चन, 5 और कम से कम 10 से 15 मिनट की क्लास। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका जो आंसर होगा बाबू, ये होगा बी नंबर आंसर, 8 × 10⁻6 वोल्ट। आप इसको सॉल्व करिए ना, पढ़ाए हुए हैं पीछे, ठीक है, फार्मूला वगैरह सब बताया हुआ है। 8 × 10⁻6 वोल्ट इसकी वैल्यू होगी। और जो 5 क्वेश्चन आगे हम रखेंगे ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रखने वाले हम लोग, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जिसको लेना है। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐसी बहुत अच्छा चीज़ है, फेसबुक और व्हाट्सअप से भी अच्छा है टेलीग्राम, ठीक है। प्ले स्टोर में सर्च करिए टेलीग्राम, छोटा सा 5-10 MB का आएगा, डाउनलोड करिए। और कुछ नहीं, टेलीग्राम में साइन इन करने के बाद मेरा सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, आ जाएगा हमारा चैनल ड्रीम क्लासेस के नाम से। वहाँ पर उसको खोलकर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, बस टिक लगा दीजिएगा ज्वाइन पे, और कुछ नहीं करना है वहाँ पे। अब बाकी एक लेसन का नोट्स होगा दिया हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 16वां क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, आंसर बता दूंगा, बाकी आप बनाना आपका काम है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कि यदि गोले पर आवेश, ठीक है, यदि गोले पर जो आवेश हो, चार्ज है, वो 10 माइक्रोकूलाम्ब है। सवाल हम लिखेंगे कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम्ब है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम्ब है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा?
ठीक है। उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, और विकल्प हम रखते हैं, आप लोग आंसर देना। ओके, पहला ऑप्शन। 20 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है, आज के क्लास में 20 काफ़ी है। 20 आज, 20 अगले दिन। 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दूसरा ऑप्शन हम रखेंगे कि 36 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तीसरा ऑप्शन रखेंगे 36 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, प्रति कूलाम। और चौथा ऑप्शन रखेंगे 36 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, इसको सॉल्व करिए। एक न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। यदि गोले पर आवेश जो है वो 10 म्यूसी है तो गोले की सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। ये चीज़ हमने ज़्यादा पढ़ाया नहीं हालांकि क्लास में, ठीक है, लेकिन पूछता है एग्जाम वगैरह में, तो लिख लीजिएगा ज़रूर कम से कम, बाकी सॉल्व भी कर देंगे धीरे धीरे कर करके। क्वेश्चन नंबर 16, तो देन 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा जी, आज हम बोल देते हैं आप लोग को, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा एक लेसन का। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा। पहला ऑप्शन हम रखेंगे C इंटू एम कूलाम मीटर, कूलाम पर मीटर। तीसरा कूलाम इंटू मीटर का स्क्वायर, और चौथा कूलाम स्क्वायर इंटू मीटर। चलिए, 4 विकल्प। बहुत अच्छा सवाल, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, 17 नंबर क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 17, टिक लगा दे। थोड़ा सा विद्युत विभव और धारिता पे भी क्वेश्चन बीच बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम उसको पढ़ने वाले ही है। 17 का ये होगा कूलाम मीटर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18 कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। पहला ऑप्शन कूलाम, दूसरा ऑप्शन न्यूटन, तीसरा ऑप्शन वोल्ट, चौथा न्यूटन कूलाम इनवर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताइएगा। चलिए आंसर बता दे। इसका जो आंसर होगा डी होगा जी, ठीक है। 2 क्वेश्चन और, एक 19 नंबर हम रखना चाहेंगे, बहुत टाइम हो गया काफ़ी। हाँ, ये बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, ठीक है। उनके बीच लगने वाला बल होगा कितना, 1/2 गुना पहला ऑप्शन, दूसरा सिर्फ 2 गुना
तीसरा 1/4 गुणा, चौथा सिर्फ 4 गुणा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। चलिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू कि यदि दो आवेशों के बीच की दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल जो होता है स्क्वायर हो जाता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी होगा। और ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट पे जो है ना एकदम बिल्कुल हरासमेंट जैसा हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये, हाँ ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र पी वेक्टर क्षेत्र में पी वेक्टर विद्युत पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, ठीक है, लगने वाला बल आघूर्ण जो है वो क्या होगा। ऑप्शन रखते हैं, पहला पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, दूसरा ऑप्शन हम रखेंगे कि पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तीसरा ऑप्शन रखेंगे ई वेक्टर गुणे पी वेक्टर, चौथा ऑप्शन रखेंगे P/E। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस कारण से बहुत आसान तरीके से बच्चे इसका आंसर दे देंगे जी, ठीक है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है कि वेक्टर तीव्रता के विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र पे पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो पी वेक्टर गुणे ई वेक्टर होगा। चलिए, लास्ट में हरासमेंट जैसा फील हो गया था, इस कारण से जल्दी में 2-3 क्वेश्चन करवा दिया मैंने। तो 20 क्वेश्चन अभी बाकी, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है कल एक क्लास और ऑब्जेक्टिव का, बाकी आगे देखते हैं। एक स्पेशल क्लास रखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम, 5-6 जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।